आज हम यहाँ पर पढ़ने भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की रिवीजन क्लास है। 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामा, उद्भट या राजशेखर। तो ये आता है नाम भामा का। ठीक है, भामा का नाम आता है। इनका एक ग्रंथ है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन्होंने अलंकार का प्रवर्तन किया है। सेकंड क्वेश्चन है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में, ये आज के जो क्वेश्चन है एकदम सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या कोई भी आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको हर जगह पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भामा, दंडी, आनंदवर्धन या कुंतक। तो ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो किया था आनंदवर्धन ने। ठीक है, आनंदवर्धन ने किया था। और इनका जो ग्रंथ है वो आपको याद रखना है, ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक नाम से इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये ध्वनि शब्द से संबंधित ग्रंथ है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर दोष कहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे सुंदरतम, अरे जो सुंदरतम होता है ये तो अपने आप में ही सुपरलेटिव है। ठीक है, सुंदरतम का मतलब है जो सबसे सुंदर है, तो फिर उसमें सबसे लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसमें काव्य दोष कौन सा आया है? अधिक पदत्व, अप्रतित्व, दुष्कर्मत्व या क्लिष्टत्व। बिल्कुल इसमें आया है अधिक पदत्व। ठीक है, अधिक पद इसमें जोड़ दिया गया है, सबसे इसमें एक्स्ट्रा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ये हैं भरत मुनि जी। ठीक है, भरत मुनि की ये रचना है नाट्य शास्त्र, और ये रस के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, रस के प्रवर्तक आचार्य, रस सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये भरत मुनि ने किया था। आगे चलेंगे, विभावा अनुव्यावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इसको प्रतिपादित किसने किया है? ये किसका ग्रंथ है, मतलब किसकी पंक्ति है या किसका कथन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है। दंडी, भरत मुनि, वामन या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, ये भरत मुनि का कथन है, इसको आपको याद रख लेना है। और ये दूसरी शताब्दी के जो भरत मुनि थे, ये सेकंड शताब्दी के यानी कि 2वीं शताब्दी के क्या थे? आचार्य थे। इसको भी आपको याद रख लेना है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? आप प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दिया करो। देखो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं आपको नहीं देख सकती, आप मुझे नहीं देख सकते। देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में, लेकिन हाँ मतलब इस तरह से हमारी आमने सामने इंटरेक्ट नहीं होता है, ऑनलाइन में होता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप कम से कम कमेंट के जरिए फीडबैक ज़रूर दे दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट में आपको किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप बता सकते हैं। यूजीसी नेट की मैं तैयारी करवा रही हूँ, मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाई थी, है ना, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन अभी मैंने शुरुआत नहीं की है। 1 मार्च से मैं सोच रही हूँ उसको शुरुआत करने की, लेकिन अगर बच्चे इंटरेस्टिंग होंगे तो ही ये शुरुआत मैं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मोटिवेशन दें, फीडबैक दें, बताएं कि आपको क्या, मतलब अपने सुझाव रख सकते हैं आप। तो आप समझ गए होंगे, आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्य दीक्षित है। तो कुवलयानंद के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्य दीक्षित। ठीक है, इनके 2 ग्रंथ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, कुवलयानंद और एक चित्र मीमांसा। ठीक है, चित्र मीमांसा नाम का भी इनका एक ग्रंथ है। कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, ये दोनों ही ग्रंथ अप्य दीक्षित के हैं, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 10, 3, 15, 8। तो इन्होंने 3 गुण माने हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट,
आचार्य मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, जगन्नाथ, इन सभी आचार्यों ने 3 गुण माने हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। जबकि अगर हम बात करें तो भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। ठीक है, काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। और दंडी ने 20 गुण माने हैं, दंडी और वामन ने। ठीक है, ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत किसका है? किसका ये मत है? आचार्य रुद्रट, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा या आचार्य मम्मट का। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भामा का। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये भामा का कथन है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, यानी कि जिससे मुख्य अर्थ प्रकट होता है, इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बोलते हैं। तो इसी को ही हम अभिधा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अभिधा शक्ति बोलते हैं। ये वाच्यार्थ जिससे प्रकट होता है। सही युग्म को आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर गुण दे रखे हैं और रीति दे रखी हैं। ठीक है, तो इन रीतियों का मूल आधार क्या होता है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और गौड़ी देखो इसमें 2 बार दे रखी है। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उनको तो 4 ऑप्शन रखने थे और जो रीति होती हैं वो 3 ही होती हैं, गुण भी 3 ही होते हैं। ठीक है, 4 गुण रखने के लिए, अपना ऑप्शन बनाने के लिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो यही मैंने आपको दे दिया। तो वैदर्भी रीति का जो आधार है वो क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। ठीक है, वैदर्भी रीति का आधार होता है माधुर्य, और गौड़ी का होता है ओज। ठीक है, और पांचाली की अगर हम बात करें तो पांचाली रीति किससे संबंधित है? पांचाली रीति का जो आधार है वो भी माधुर्य है। ठीक है, पांचाली का भी क्या है? माधुर्य गुण होता है। हाँ, ये 1 मिनट, ये होती है पांचाली प्रसाद से संबंधित होती है। पांचाली प्रसाद से संबंधित होती है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा अटपटा, मतलब क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो ये तीनों आप याद रख लीजिए। ठीक है, गौड़ी का ओज है, लेकिन इसमें एक ही दे रखा है ऑप्शन, तो वैदर्भी माधुर्य। ठीक है, और गौड़ी का ओज, पांचाली का प्रसाद। इसमें हो सकता है कुछ कंफ्यूजन है, अगर इसमें मैं इसको बाद में चेक करके ना आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर डाल दूंगी। अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिएगा। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, पंक्तियों में गुण कौन सा है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं है? तो बिल्कुल इसमें माधुर्य गुण है। देखने से ही पता चल रहा है, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मधुर मधुर, तो ये माधुर्य गुण है इसके अंदर। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? जो चित्त में तेज और स्फूर्ति लेकर के आता है। तो तेज और स्फूर्ति लाने वाला गुण कौन सा है? वो है ओज गुण। ओज गुण को हम वीर गुण भी कहते हैं। ठीक है, इसको वीर गुण या वीर रस को भी इसे रिलेट किया जाएगा, क्योंकि जिससे एकदम तड़क भड़क वाली जिसमें चीज़ें हों, जिसमें मरने मारने वाली बातें हों, वो ओज गुण में आता है। इसमें कठोर वर्णों का है जो प्रयोग किया जाता है। काव्य का वह गुण कौन सा है जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार, और ये दोबारा आ गया है, तो ये माधुर्य गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं। तरु रिपु धर देखी के व्रहनी तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो एक काव्य दोष आपसे पूछ रहा है। तरु रिपु धर देख के व्रहनी तिय अकुलाए, च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्ट तत्व, तो इसमें क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है, तरु रिपु धर देख के विरहनी तिय अकुलाए, इसमें क्लिष्टत्व दोष है, जिसका अर्थ होता है कठिनाई से। ठीक है, और काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से क्या होता है? अर्थ प्रकट करने के लिए शैली को अपनाया जाता है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्य दर्श, या फिर भाषा दर्श। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा काव्य दर्श। दंडी का जो ग्रंथ है वो है काव्य दर्श। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। इसके अलावा इनकी 3-4 ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ईजी हो जाएगा याद करना।
दस कुमार चरितम इन्होंने लिखा था, दस कुमार चरितम। और इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा भी इनका ही ग्रंथ है, दंडी का ही, इसको भी याद रख लेना। आगे चलेंगे, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। ठीक है, भामा का नाम कहीं भी ठीक से टाइप नहीं हुआ है, आचार्य भामा। दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। तो नाटक को ही देख सकते हैं ना, वैसे भी आजकल जो सीरियल चलते रहते हैं ना, वो देखने का ही तो लिए होते हैं, लेकिन लेकिन यह है दृश्य काव्य की, यानी कि जो नाटक होता है ना, वो नौटंकी वेश में सामने से दिखाते हैं उसको। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? यानी कि अनुमितिवादी जो सिद्धांत है वो किसका है? तो भट्टनायक, अभिनव गुप्त, लोल्लट या फिर शंकुक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकुक। आचार्य शंकुक ये किसके हैं? अनुमितिवाद के मत के प्रणेता हैं। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं अनुभावों के, याद रख लेना है, केवल दो। ठीक है, विभाव और अनुभाव, ये लेकिन अनुभावों का पूछ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये अनुभावों के वैसे तो देखो चार भी बताए जाते हैं, सात्विक, कायिक और वाचिक, है ना, चार होते हैं, लेकिन इसमें दो भेद बताए गए हैं, कायिक और सात्विक, मुख्यतः रूप से। ठीक है, मुख्यतः रूप से दो भेद आते हैं। इसका जो क्वेश्चन आया था तो आंसर इसका यही सही बताया गया था, मुख्य दो भेद होते हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें ना, तो इसका ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये चार भेद भी होते हैं, अनुभावों के चार भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो वेदों को सही माना था एक बार। अब पता ही नहीं चलता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए बभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, बल्कि वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? तो ये कुंतक साहब का है। ठीक है, आचार्य कुंतक का है। बल्कि उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, करुण के लिए भभूति जाने जाते हैं। इसका मतलब ये इन चीज़ों का इन्होंने ज़्यादा क्या किया है? प्रयोग किया है ना। और अलंकार के लिए भामा को जाना जाता है। आगे चलेंगे, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? न भट्टनायक। इनका सिद्धांत कौन सा है? भट्टनायक का सिद्धांत पूछ रहा है। अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो भट्टनायक का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भुक्तिवाद। ठीक है, इसको भुक्तिवाद या आरोपवाद भी कहा जाता है, भुक्तिवाद या भोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भोगवाद या भुक्तिवाद कहते हैं। और ये सांख्य दर्शन पर आधारित है, सांख्य दर्शन पर ये आधारित है। अनुमितिवाद के अभी हम देख चुके हैं ऊपर, अनुमितिवाद के कौन है? शंकुक हैं। उत्पत्तिवाद की अगर बात करें तो उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। ठीक है, भट्ट लोलट का ग्रंथ है, ये मत है। और अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। ठीक है, ये सारे जो मत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अभी हम देख चुके हैं ऊपर, तो ये हैं कुंतक जी। ठीक है, कुंतक जी हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है ये बताना है आपको। काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन या फिर काव्य लक्षण। तो काव्य हेतु से संबंध है प्रतिभा का। ठीक है, प्रतिभा का जो संबंध है वो किससे है? काव्य से, काव्य हेतु से। काव्य हेतु के तीन गुण बताए गए हैं, काव्य हेतु के तीन भेद बताए जाते हैं, और उनमें आता है एक प्रतिभा और दूसरा आता है व्युत्पत्ति। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं भी आपका नहीं करना चाहती, और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये पढ़ाई का फोकस है। तो इसको आप ज़रूर देखा करें, भागे नहीं। आप आधी आधी वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, ये सही नहीं है। ऐसे तो आप कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते कि आधा उसके में से पढ़ा, आधा उसमें से पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़।
जहाँ भी पढ़ना है एक जगह अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल जो आपके चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको पूरा देखो ताकि आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रतिभा का संबंध किससे है, तो ये बताना है हमें। काव्य हेतु इसमें मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास। ठीक है, तीसरा है अभ्यास। ये तीनों किसके हैं, काव्य हेतु के भेद बताए गए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा सा इजी मतलब जरूरी है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हमें बताना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहते हैं। ये 5 अर्थ प्रकृति कौन सी हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा बीज। बीज दे रखा है सी और डी दोनों में। इसके बाद आएगा बिंदु, बिंदु भी दोनों में दे रखा है। इसके बाद आता है पताका, तो पताका दे रखा है हमारे डी ऑप्शन में, यानी कि पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और फिर कार्य। ठीक है, ये पांचों जो हैं ये अर्थ प्रकृति के सही, इनका अनुक्रम यही है, इसको आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं पाँचों को बता देती हूँ। अर्थक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है विषकंबक, दूसरा होता है प्रवेशक, तीसरा होता है चूलिका, और चौथा होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, अंकमुख। इसे अंकमुख या अंकास्य भी कहते हैं, अंकमुख। और पांचवा होता है अंकावतार। ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, यहाँ पर नोट वगैरह बना रहे हो वहाँ पर लिख लीजिए। विषकंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख और अंकावतार, ये 5 अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम कौन सा है। भारती, आरवटी, कैसिकी, सातवती, 4 प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ठीक है, और सी में देख लेते हैं क्या है। भारती, फिर भारती के बाद सातवती, फिर कौशिकी और फिर आर भट्टी। ये मटी नहीं है भैया, भट्टी है। आगे देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है। काव्य शोभाया धर्मः गुना कर्तारो धर्मः गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है। मम्मट, वामन, आनंद वर्धन या विश्वनाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वामन। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुना, ये वामन की उक्ति है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, और जो वामन है वो भी याद रख लीजिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। भामा, वामन, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है, यही हमें पता होना चाहिए। तो ये भामा ने माना है, इसलिए इन्होंने रस के महत्व को गौण कर दिया। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर, किस पर, कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं। सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, प्रहलिका। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा काकु वक्रोक्ति। ठीक है, काकु वक्रोक्ति कौन सी होती है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है। उज्ज्वल, देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और आप जानते हो जो पेपर होता है ना वो भी ऐसे ही होता है बिल्कुल, उसमें भी कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी आते हैं। सॉरी भाई। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है। रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या मम्मट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी
15वीं 16वीं शताब्दी के आचार्य थे और इन्होंने उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल रूप कैसा होता है, उज्ज्वल, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अभिनव गुप्त। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकारों का नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने रस सूत्र को की व्याख्या की थी, है ना, अपने व्याख्या के तौर पर उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। तो आपको ये बताना है सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखो राइट ऑप्शन तो ए ही है। भट्ट लोलट सबसे पहले जो कि उत्पत्तिवाद के क्या है रचना मतलब प्राचार्य हैं, और शंकुक हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी अनुमितिवाद के हैं शंकुक। इसके बाद भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त किसके हैं? तो अभिव्यक्तिवाद के हैं। ठीक है, ये चारों ने क्या किया था? रस सूत्र की व्याख्या की थी। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? जो रुद्रट हैं वो तो वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। अलंकार 3 प्रकार के बताए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, मुख्यतः 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो रुद्रट ने तो वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। फिर ऐसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, क्षेमेंद्र, वामन या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दंडी। ठीक है, दंडी ने वक्रोक्ति को क्या माना है? अर्थालंकार माना है। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो अभी हम ऊपर देख करके आए हैं, मम्मट का नाम उसमें नहीं है, भामा का नहीं है, क्षेमेंद्र का नहीं, किसका नाम आया था? भट्ट लोलट का नाम आया था। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? तो ये है शंकुक का। ठीक है, जिसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको मैं जल्दी करवा देती हूँ। शंकुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो कि पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है। ये व्याकरण के बहुत ही अच्छे मतलब वैयाकरण थे। महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीति शास्त्र। पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, इन्होंने भाषा या ध्वनि को एक रूपता देने के लिए ग्रंथ लिखा था, और लिखा कब था? 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था, ये भी ध्यान रखना है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो देश भाषा नाम दिया था। ठीक है, भरत मुनि 2री 3री शताब्दी के में थे, उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। और अगर हम बात करें एक और, तो विद्यापति ने अपभ्रंश को बोलचाल की भाषा में देश भाषा कहा है। उन्होंने भी देश भाषा कहा है, विद्यापति ने भी बोलचाल की भाषा में। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9, 33, 16 या 99। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संचारी भावों की संख्या भरत मुनि ने मानी है 33। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 8 और सात्विक भावों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, इनको याद रख लेना, ये डेटा बहुत जरूरी होता है पेपर के लिए। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी है अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर हमारे 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आगे अगर काव्य शास्त्र के और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन और कल की क्लास में हम उनको करेंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।